Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology teacher, and I am here to guide you some important point about MDCAT और सब्जेक्ट क्योंकि मेरा बायोलॉजी है इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही बात करूंगा। तो MDCAT में मेरे सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, कितने MCQs आते हैं और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आपने किन किन चीजों को ख्याल में रखना है, कौन कौन सी चीजें आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, ये आज के लेक्चर में मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लेक्चर में चूंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है उस लिहाज से मुझे ज्यादातर आपको गाइड करना है, लेकिन बायोलॉजी का सारा गाइड करने से पहले मैं पहले MDCAT का पेपर जो है वो आपको बता दूं कि MDCAT के पेपर के अंदर अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो होते हैं वो 200 MCQs होते हैं। अब ये जो 200 MCQs है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनके लिए आपको जो टाइम अलॉट किया जाता है वो है जी हमारे पास 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे आपको जो है वो दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट 200 आपके पास MCQs हैं और आपके पास जो टाइम अलॉट किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है जी 150 मिनट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ज़हन में ये बात पहली जो कैप्चर रहनी चाहिए वो ये कि एक MCQ के लिए 1 मिनट तो कभी भी नहीं है। अगर आप डिवीजन कीजिए तो ये आपके पास बनते हैं 0.40 से 0.42 सेकेंड्स। So each MCQ contain only 0.42 seconds। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, हर MCQ के ऊपर फोकस करना है। तो पहले से आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहनी चाहिए कि किस MCQ को हमने कितना टाइम देना है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रहना चाहिए कि इतना टाइम है और एक MCQ के लिए, तो एक MCQ के लिए हमारे पास जो टाइम बनता है each MCQ टाइम वो स्टूडेंट्स बनता है हमारे पास 0.40 से लेकर 0.42 सेकेंड्स। यानी आप यही ज़हन में रखिए कि आपके पास जो टाइम है वो है 0.40 सेकेंड। तो इस सेंस में आपने जो है वो क्या करना है, अपना पेपर का हर MCQ अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन उसे क्या करना है, पूरा करना है। दूसरा, इन 200 MCQs के अंदर क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूं मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के मुताबिक मैंने आपको गाइड करना है। तो इन 200 MCQs में से आपके पास 1 से लेकर 80 तक जो MCQ आने हैं वो आने हैं जी बायोलॉजी के। बाकी जो आपके पास रिमेनिंग बचते हैं 120 MCQs, उनमें फिजिक्स पोर्शन है, उनमें केमिस्ट्री पोर्शन है, उनमें इंग्लिश पोर्शन है। वो डिफरेंट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट आपको गाइड कर देंगे। मेरा जो था बायोलॉजी तो उसके आपके पास कितने MCQs हैं जी 80 MCQs। अब इन 80 MCQs में पास्ट पेपर के मुताबिक जो आपके पास यहां पे मार्क्स बनते थे वो बनते थे हमारे पास 80 मार्क्स। अब चेक कीजिए टोटल हमारे पास MCQs कितने हैं जी 200। हर MCQ का 1 मार्क होता है। इसका मतलब यहां पे आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 200 मार्क्स बनते हैं। तो 200 मार्क्स में से बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपका वो 80 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखूं वेटेज इसकी तो वो मेरे पास बनती है कि बायोलॉजी इज अबाउट 40% of total MDCAT। तो टोटल MDCAT का जो 40% है वो आपका बायोलॉजी है। तो इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके सारे सब्जेक्ट्स में से और ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करने जा रहा है आपकी फ्यूचर लाइफ के अंदर। सो योर फ्यूचर लाइफ डेफिनेटली जो आप मेडिकल साइंसेज में देख रहे हैं, सो योर फ्यूचर लाइफ डिपेंड अपॉन 40% ऑन बायोलॉजी विच इज द मेजर पोर्शन। अब देखिए बाकी जो रिमेनिंग आपके पास 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं, इंग्लिश रह गई, फिजिक्स रह गई है, केमिस्ट्री रह गई, वो 60% पोर्शन के हामिल है, लेकिन बायोलॉजी यहां पे हमारे पास 40% का हामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सब्जेक्ट की बाकी सब्जेक्ट से कुछ थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बाकी इग्नोर कर दीजिए, ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि आपकी सक्सेस के अंदर
जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा वो ये बायोलॉजिकल साइंसेस ही होगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम ज्यादा देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मैंने आपको कहा कि 40% जो है वो आपका बायोलॉजी का शामिल होगा। सो इस सेंस में आपने पूरा प्रॉपर इसको क्या करना है, टाइम देना है। अब कौन सी चीजें आपने ख्याल में रखनी है, कौन सी चीजें आपने करनी है, आइए थोड़ा सा मैं जो है वो समरी उस तरफ भी लेके चलता हूं कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह करना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप एमडी कैट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, हर एक टीचर की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो याद रखिएगा, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आप बायोलॉजी पोर्शन कीजिएगा। बायोलॉजी पोर्शन को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्यों देनी है मैं वो भी आपको गाइड करूंगा। उसके बाद आपको करना चाहिए जी आपका इंग्लिश, उसके बाद आपको करना चाहिए आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का पोर्शन, उसके बाद आपको करना चाहिए फिजिक्स पोर्शन। अब यहां पे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गए कि जी सर ने ऐसा क्यों कर दिया, अपना बायोलॉजी का सब्जेक्ट पहले नंबर पे लिख दिया, क्यों? क्योंकि बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने कहा कि बायोलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ले जाइए। ऐसा नहीं है, मैं क्यों इसको फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट करने की आपको जो है वो सजेशन दे रहा हूं, उसको मैं प्रूव करता हूं। असल में यह है कि अगर आप बायोलॉजी के अंदर जाएंगे तो बायोलॉजी में जितने भी आपके पास एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस होंगे, कॉन्सेप्ट बेस। अब कॉन्सेप्ट बेस में किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं है, नो कैलकुलेशन। जब स्टूडेंट किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ज्यादा टाइम ये कंज्यूम नहीं करेगा। जब ये टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी, बुक स्टेटमेंट्स जो है वो तो नहीं आती, लेकिन आना तो सारा बुक में से है, आना तो वो है जो आपने पढ़ा है। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको डैम श्योर क्लियर होगा कि आपने किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी। जब कैलकुलेशन नहीं करनी तो किसी किस्म का टाइम कंज्यूम होने का खदशा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 सेकंड में वो एमसीक्यूज कर लें, ऐसा भी हो सकता है वो आप जो है वो 40 सेकंड्स में भी एमसीक्यूज को ले जाएं, लेकिन 40 तक जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन तो किसी किस्म की है नहीं। उसके बाद जब आप इंग्लिश में आएंगे तो वहां पे भी किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद जब आप केमिस्ट्री में आएंगे तो थोड़ा इक्वेशन का रोला होता है, नेम वगैरह याद करने होते, थोड़ा क्रैमिंग वाली चीजें होती हैं, तो थोड़ा टाइम कंजप्शन ज्यादा हो सकती है। लास्ट पे फिजिक्स को रखने का मकसद ये है कि सारी की सारी इसमें होती क्या है, कैलकुलेशंस होती हैं। और पूरे एमडी कैट की फिजिक्स के अंदर आपको टीचर यही बताता रहता है कि क्या क्या शॉर्टकट्स हैं जिनके बिहाफ पे आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिजिक्स में कैलकुलेशन है। सपोज कीजिए आपने सोचा भी इसमें कैलकुलेशन है, हम इसे पहले कर लेते हैं, चलो जी आप इसे पहले कर लीजिए। प्रॉब्लम ये होगी कि कैलकुलेशन में आप इतना मसरूफ हो जाएंगे कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप कितना ज्यादा टाइम इसको दे गए हैं। लेकिन यही अगर आपने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया तो कैलकुलेशन नहीं है। जब कैलकुलेशन नहीं है तो विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड आप उसे क्या कर जाएंगे, अटेम्प्ट कर जाएंगे। और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक हौसला हो जाता है स्टूडेंट को कि मैं 80 एमसीक्यूज कर चुका हूं, जबकि फिजिक्स के एमसीक्यूज थोड़े हैं। आपने उस पर टाइम ज्यादा लगा दिया कैलकुलेशन में, नो डाउट आपने सारे के सारे ठीक कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये बनी आप टाइम ज्यादा लगा गए तो बाकी मेजर पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये प्रेफरेंस के तौर पे बताता हूं कि बायोलॉजी को प्रेफरेंस में रखिए, पहला पोर्शन बायोलॉजी का कीजिए, लास्ट पोर्शन फिजिक्स का कीजिए। ये आपके लिए आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी, जिसको मर्जी सेकंड कर लीजिए, जिसको मर्जी थर्ड कर लीजिए। होप सो मैं थोड़ा गाइड कर पाया हूं कि आपको बायोलॉजी सबसे पहले क्यों करना है। ये भी थोड़ा मैंने आपको गाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जो चीज मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि एमडी कैट में आपने किन किन चीजों का प्रॉपर ख्याल रखना है अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। मैं हमेशा 3 चीजें बच्चों को गाइड करता हूं कि पेपर करते वक्त ये 3 चीजें जो है या प्रिपरेशन करते वक्त ये 3 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो 3 चीजें हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट नॉलेज। तो स्टूडेंट जब आपने पेपर की प्रिपरेशन करनी
तो आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे से आता हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से आपने लर्न किया हो, ये होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो है जी गिव प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम टू ईच एमसीक्यू। हर एमसीक्यू को एक प्रॉपर क्या दीजिए, टाइम दीजिए। पहले आपको प्रॉपर इन्फो होनी चाहिए कि जी हर एमसीक्यू का टाइम कितना है, फिर आपने प्रॉपर उसको टाइम देना है। ये ना हो कि आपको 2 मिनट एक एमसीक्यू को सोचने पे ही लग गए, तो जब आप उसे प्रॉपर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने हर एमसीक्यू को एक प्रॉपर टाइम देना है। टाइम की लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके पास टाइम की लिमिट है, तो कभी भी इसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी। ट्राई कीजिए कि 20-30 सेकंड के अंदर वो आपका एमसीक्यू जो है वो परफॉर्म हो जाए। तो एक तो आपके पास जो है वो गिव प्रॉपर टाइम टू ईच एमसीक्यू, तो हर एमसीक्यू को आपने प्रॉपर क्या देना है, टाइम देना है। एंड द लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं जो गाइड करूंगा वो ये 2 पॉइंट गाइड करूंगा, ये वाला और ये वाला, फिर मैं पहला सब्जेक्ट नॉलेज की तरफ चलूंगा। आइए जरा पहला मैं सेकंड पॉइंट देता हूं जी, गिव प्रॉपर टाइम टू ईच एमसीक्यू। मैंने थोड़ा सा बता भी दिया कि ये ना हो कि एक एमसीक्यू को समझने में आपको 1 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गए और टाइम जो है वो पीछे बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं, जो जितना टाइम है उतना दीजिए, कम टाइम में हो जाए दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ताकि नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए, मेजर फिजिक्स के लिए आपके पास मैक्सिमम क्या हो जाए, टाइम अवेलेबल हो जाए। तो हर एक एमसीक्यू को आपने प्रॉपर टाइम देना है। और एक और चीज, टाइम को फोकस रखते हुए कभी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। मैंने यहां कहीं भी ये नहीं कहा कि आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है, मैंने कहा प्रॉपर टाइम देना है, जितना टाइम उसका बनता है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लंबा टाइम दे दें, और ये भी नहीं कहा कि बहुत जल्दी कर दें। जल्दबाजी सबसे ज्यादा एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मार जाती है। क्यों? असल में प्रॉब्लम यह है कि जल्दी जल्दी में वो एमसीक्यू गलत टिक कर जाते हैं। सपोज कीजिए मैं इसी की एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं कहता हूं जी यहां मेरे पास एक एमसीक्यू है, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन। अब मैं ये एमसीक्यू सिर्फ इस बात को बताने के लिए जो है वो लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट शुरू नहीं किया, सिर्फ इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन। अब मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। अल्फा ऑप्शन है जी एटम। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने एटम पढ़ा, अल्फा ऑप्शन पढ़ी, फौरन बगैर सोचे समझे उन्होंने टिक कर देना है एटम के ऊपर। जबकि बेवकूफी है भाई, देख तो लो बीटा ऑप्शन क्या है। अब बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ था एलिमेंट, तो अगर आप देखें तो मोस्ट प्रोप्रिएट तो क्या बन रही है, एलिमेंट, क्योंकि एटम भी तो आ जाके एलिमेंट में आते हैं। तो अब वो बच्चा जो अल्फा पे टिक लगा चुका है, अगर वो बीटा पढ़ता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बनता था, बीटा बनता था। तो जल्दबाजी ने उसे मार दिया। चले फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि आपने कुछ सब्र था, आपने कहा नहीं अल्फा ऑप्शन, चले बीटा भी पढ़ लेते हैं। आपने बीटा पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था जी एलिमेंट, आपने कहा ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रही है, मोस्ट सुटेबल बन रही है, आंसर तो क्या होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए। तो आपने ये नहीं लगाया, आपने फौरन बीटा ऑप्शन पढ़ के क्या कर दिया, ये लगा दिया। अब भी आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया। भाई चार्ली तो पढ़ लो, चार्ली ऑप्शन क्या है, हो सकता है चार्ली में लिखा हो क्या, न्यूक्लियस। अब मेरे ख्याल से जब न्यूक्लियस लिखा होगा तो आप तो कुरान उठाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और मेरे भाई अब की बार आपने लगा देना है ये। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई डेल्टा ऑप्शन देख लो, हो सकता है वहां पर लिखा हो ऑल ऑफ दीज। तो आप चेक कर लीजिए, गिव प्रॉपर टाइम टू ईच एमसीक्यू का ये मतलब था कि जब आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो गलती होगी, आपने ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, जो सारे गलत थे। और ठीक कौन सा था, डी। तो डी तक जाते जाते आपको कुछ टाइम लगा जो आपने देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्या कीजिए, हर एमसीक्यू को एक प्रॉपर आपने क्या देना है, टाइम देना है। दूसरा कॉन्फिडेंस।
अब कॉन्फिडेंस क्या है? देखिए जी, इंफॉर्मेशन आपको सारी आती है, 2 साल से आपने सब कुछ पढ़ा है। अब वहां पे पेपर में जब आप जाएं पेपर देने के लिए, तो आप वहां पे नर्वस हो जाएं, आपके हाथ पैर फूल रहे हो, आपको पसीने छूट रहे हो, तो जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट का ये हाल होता है कि पेपर से पहले वो कह रहे होते हैं मुझे तो सब कुछ भूल गया, मुझे तो लगता है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। पेपर से 2-3 सेकंड पहले वो बुक जो है वो अच्छी तरह खंगाल रहे होते हैं, ये चीज पढ़नी, ओहो ये पढ़ना रहेगी, ये पढ़ना रहेगी। मेरे भाई, आपको अपने ऊपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 2 साल पढ़ के आए हो, तो उस लिहाज से अपना कॉन्फिडेंस किसी तरह से लूज नहीं करना। और एमसीक्यू पढ़ते वक्त बात का प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आपने एमसीक्यू पढ़ा और वो एमसीक्यू जो था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, अल्फा ऑप्शन उसकी ठीक थी या बीटा ही ठीक थी, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ठीक थी और इंतहाई आसान जो था वो एमसीक्यू था। अब बच्चा जो है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सोचता है यार मैं एमडी कैट के पेपर में बैठा हूं, ये वो एमडी कैट है जो 2 सालों की स्टडी को एक तरफ रख के ये 2.5 घंटों में फ्यूचर का क्या करने वाला है, फैसला करने वाला है। तो बच्चा अब इस चीज का इतना स्ट्रेस ले जाता है, वो सोचता है कि जी एमडी कैट का पेपर है यार, इतना आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता। नो डाउट बीटा इसकी ऑप्शन है और परफेक्ट भी ये है, लेकिन इतना आसान एमसीक्यू आ नहीं सकता एमडी कैट में, जो कि इतना बड़ा पेपर है। उस चक्कर में वो उसकी चार्ली ऑप्शन लगा देगा, अल्फा ऑप्शन लगा देगा, डेल्टा लगा देगा, जो कि 100% जो है वो इनकरेक्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जब कॉन्फिडेंस खत्म हुआ सिर्फ इस चीज को देखकर, सिर्फ उस स्ट्रेस को देखकर कि यार ये तो एमडी कैट का पेपर है, इतना आसान एमसीक्यू आ नहीं सकता, तो सारा आपने पेपर का क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो इन चीजों को भी जो है वो आपने क्या रखना है, फोकस में रखना है कि एमडी कैट का ये मतलब नहीं है कि खलाई मखलूक आएगी और पेपर बना के जाएगी और खलाई मखलूक ही आएगी और वो चेक करके जाएगी, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आएगा पेपर वो आपका सब्जेक्ट में से आएगा, आपके सिलेबस में से आएगा। अब जरा मैं थोड़ी बात कर दूं सब्जेक्ट नॉलेज, तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, एमडी कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जब आपने पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक की जो है वो स्टेटमेंट रटी हो। बेशुमार ऐसे बच्चे भी देखने में आए हैं, वो कहते हैं जी मुझे बस पहला लफ्ज बता दो, देखना आगे मैं पूरा पेज आपको सुना दूंगा। एमडी कैट में ऐसे बच्चों का कोई भी जो है वो किसी किस्म का स्टेटस नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए एमडी कैट है ही नहीं, जो कहते हैं जी पहला लफ्ज बता दो मैं बाकी सब कुछ सुना दूंगा, ये बुक का एक एक लफ्ज मुझे आता है, फलां पेज के ऊपर फलां लाइन में क्या लिखा है मुझे पता है। भाई ऐसे बच्चों के लिए एमडी कैट नहीं है। ऐसे बच्चों को प्रॉपरली चेक करने के लिए ही एमडी कैट बनाया गया है कि उनको खंगाल कर उनमें से वो बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, जो क्रैमिंग नहीं कर रहे, उनको आगे लेके जाया जाए ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए कुछ करें, ना कि वो किताबी कीड़ा बन के रह जाए। याद रखिएगा ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने में आए हैं, 1000+ उनके एफएससी में मार्क्स थे क्योंकि उनकी क्रैमिंग बहुत अच्छी थी। एमडी का अटेम्प्ट किया 600 नंबर है, 700 नंबर है, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं कोड नहीं करूंगा, आप खुद उठा के देख लीजिए, आपको हजारों मिसालें मिल जाएंगी। ऐसे बच्चे भी देखने में आए हैं जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते थे, पेपर्स में किसी प्रॉब्लम की बिहाफ पे 800 नंबर ले लिया, 850 नंबर ले लिया, लेकिन एमडी कैट में वो 1000+ चले गए। क्यों? असल में प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। तो एमडी कैट में कॉन्सेप्चुअल आपने पढ़ना है, वहां जाके आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के अप्रोप्रिएट आंसर देना है। और एक और चीज गाइड करता चलूं, मैंने अभी कहा कि आपने 2 साल पढ़ा है उसी में से आना है, तो कुछ बच्चे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि उसी में से आना है तो इसका मतलब ये हुआ हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भाई 2 साल तो हमने कॉलेज की फीसिस दी है, हमने 2 साल जो है वो एकेडमी में फी दी है, तो हमने वो हराम थोड़ी करनी है। अब मजीद एमडी कैट के ऊपर हम पैसे खर्च करें, पैसे लगाएं, इतने पैसे लगाएं, तो मेरे भाई अगर गौर कीजिए वो 2 साल की स्टडी एक तरफ है, ये 2 माह की स्टडी एक तरफ है जो आपके पूरे फ्यूचर को लेके चल रही है। और दूसरी बात, नो डाउट पेपर जो है वो आपका बुक में से आना है, लेकिन मेरे भाई बुक नहीं आनी। यहां पे ऐसा नहीं है कि बुक की स्टेटमेंट लिखी हो जाए, पिछले साल का पेपर उठाएं, 80 एमसीक्यू है, एक भी एमसीक्यू मुझे बता दीजिए जो बुक स्टेटमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि पेपर बुक स्टेटमेंट को उठा के बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। बुक से आने का मतलब ये होता है कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट
पेट बुक की लाइन उठा के आपके सामने रख दी जाएगी और रट्टे वाला बच्चा बड़ी आसानी से कर जाएगा। मेरे भाई फ्यूचर रट्टे पे नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है। किस तरह करना है, ये जो स्ट्रेटजीज है ये आपका टीचर आपको बताएगा। अगर जो है वो बायोलॉजी का टीचर है तो वो बताएगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हर एक रेलिवेंट टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक आपको गाइड करेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है और किस किस तरह आपने उन क्वेश्चंस को देखना है। एमडी गाइड करते वक्त याद रखिएगा आपका जो है वो थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो चीज आपको आती है, 2 सालों से पढ़ रहे हैं भाई, सब कुछ आपको आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह पूछी जा सकती है। यानी कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, एमडी कैट करते वक्त अपने सोचने का अंदाज बदलना है। जब आपने सोचने का अंदाज बदलना है, बदलेंगे तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने लर्न कर लिया, जो टॉपिक आपने लर्न कर लिया, उसके बारे में सोचना है कि ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू, ये स्टेटमेंट अगर वो चेंज भी करे तो वो कितनी को चेंज कर सकता है। अगर ये चीज जो मैंने लर्न कर ली है ये किस किस अंदाज में मोल्ड करके पूछी जा सकती है। सिर्फ आपने ये स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप करनी है और ये आपको क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स में आपके टीचर्स गाइड करेंगे कि आपने अपना सोचने का अंदाज कैसे बदलना है। तो होप सो ये 3 पॉइंट्स आपको जो है वो क्लियर हो गए। आइए जी हम लास्ट बात में एमडी कैट में बायोलॉजी के जो है वो पेपर के अंदर जो हमारा सिलेबस है उस तरफ चलते हैं। तो टोटल जो हमारे पास यहां पे यूनिट्स है वो है जी 17 यूनिट्स। आइए जी मैं उन यूनिट्स को गाइड करता चलूं। यूनिट्स में सबसे पहला है जी द सेल, ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट जो हमारे पास एमडी कैट में होगा वो होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास दूसरा जो है वो यूनिट है। तीसरा जो हमारे पास यहां पे यूनिट है वो है जी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। जो चौथा हमारे पास यूनिट है वो है जी सेल डिवीजन। जो पांचवा हमारे पास यहां पे यूनिट है वो है जी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है जी। जो छठा हमारे पास यहां पे यूनिट है वो है जी बायो एनर्जेटिक्स। जो सातवां हमारे पास यहां पे यूनिट बनता है वो है जी गैस एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज। जो आठवां हमारे पास यहां पे यूनिट बनता है वो है जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जो नेक्स्ट बनता है वो है जी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। जो नेक्स्ट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांसपोर्ट एनिमल प्लांट दोनों हो गए। नेक्स्ट जो आपके पास बनता है वो बनता है इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो बनता है हमारे पास वो है जी होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट है जी हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो नेक्स्ट हमारे पास बनता है वो है जी हमारे पास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है कम्युनिकेशन के बाद वो है जी रिप्रोडक्शन। 15 हमारे पास है जी जेनेटिक्स। 16 है जी हमारे पास बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड द लास्ट वन इज एवोल्यूशन। ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल क्या है, यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स के अंदर अगर हम देखें तो टोटल, अगर मैं चैप्टर्स के बारे में आपको गाइड करता चलूं कि कौन कौन से चैप्टर यहां पे हैं, तो स्टूडेंट यहां पे आ जाता है चैप्टर नंबर 4। ये पहले में बायोलॉजिकल में आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2। सारा नहीं आएगा, सिलेक्टिव आएगा। जब आप देखेंगे उसका सिलेबस तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज जो है यहां पे करनी है। और क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहां पे मेरे पास आएगा चैप्टर नंबर
20। अगर मैं यहां पे आऊं तो ये आएगा चैप्टर नंबर 21। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में मेरे पास जो है वो चैप्टर 5 में से वायरस वाला पोर्शन है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है। क्या ये चैप्टर सारे करने हैं? जब प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी तो आपको गाइड किया जाएगा कि इनमें से क्या क्या करना है। बायोएनर्जेटिक ये चैप्टर 11 का पोर्शन है। गैसी 16 चैप्टर नंबर 13 है। ये इम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट ये सारा कुछ आता है चैप्टर नंबर 14 में से। होम्योस्टेसिस हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 15 में से। मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर 16 का लास्ट वाला पोर्शन। कम्युनिकेशन चैप्टर 17 में से लिया गया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर 18 का पोर्शन है। जेनेटिक्स चैप्टर 22 का पोर्शन है। बायोटेक चैप्टर 23 का पोर्शन है और एवोल्यूशन चैप्टर 24 से। मैं फिर बताता चलूं ये सारे चैप्टर नहीं है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा और कितना कितना पोर्शन है, कितने कितने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं। होप सो जो मैंने आज गाइड किया वो आपको प्रॉपर समझ आया हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।